सुशांत मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का दर्ज किया केस। 15 करोड़ के संदिग्ध लेन देन को लेकर मामला दर्ज। बिहार पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर का संज्ञान लेने के बाद मामला दर्ज। पीएम मोदी के दौरे से पहले अयोध्या में तैयारियां तेज। सौंदर्यीकरण का भी तेजी से हो रहा काम। पुलिस का सख्त हुआ पहरा। दिल्ली में कोरोना के हालात सुधरने पर आदेश गुप्ता ने अमित शाह का किया धन्यवाद। कहा केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को डराने का काम किया। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जांच अब तेज हो गई है। बिहार और मुंबई दोनों ही पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सीबीआई से इस मामले की जांच कराने की मांग भी काफी तेज हो गई है। आज ईडी भी इस केस में एक्टिव हो गया है और ईडी ने इस केस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। देखिए ये रिपोर्ट। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार और महाराष्ट्र सरकार में ठन गई है। महाराष्ट्र बीजेपी ने भी उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर लिखा कि जनता चाहती है कि सुशांत की मौत की सीबीआई जांच हो, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इससे इनकार कर रही है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कम से कम ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर सकती है। उधर बिहार सरकार के मंत्री ने भी सीबीआई जांच की बात कही। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच में घिरी रिया चक्रवर्ती की पहली सफाई सामने आई है। रिया ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठ बताया है, साथ ही सुशांत के परिवार पर ही झूठ बोलने का आरोप मढ़ दिया। रिया यही नहीं रुकी, उन्होंने सुशांत की बहन पर निशाना साधा और सुशांत के दोस्तों पर दबाव डालने का आरोप लगाया। रिया ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ के ईमेल का हवाला देते हुए सुशांत के परिवार पर आरोप लगाए हैं। तो अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जो कि राजधानी दिल्ली से है। बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने कोरोना के दिल्ली में सुधरते हुए हालातों को लेकर दिल्ली सरकार पर सीधा निशाना साधा है और ये तक कह डाला कि केजरीवाल झूठे हैं और उन्होंने जनता को डराया है। देखें ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में कोरोना के केसों में अब गिरावट दर्ज होने लगी है और रिकवरी रेट में भी काफी सुधार आया है, लेकिन अब बीजेपी ने केजरीवाल को फिर कोरोना को लेकर कमियां गिनाई हैं और दिल्ली में लगातार होते सुधार को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को मसीहा बताया है और कहा है कि अमित शाह के हाथों में दिल्ली की बागडोर आने के बाद से ही दिल्ली के हालात सुधरे। इस तरह की बात दिल्ली सरकार ने की है एक ऐसे समय में जब लोगों की मदद करने की जरूरत थी, जब लोग संकट में थे। किसी भी सरकार का ये कर्तव्य होता है, जब संकट में होना है, कोई दिल्ली की जनता होती है तो उनको सहारा देने की बात होती है। और उन्होंने सहारा देने की बजाय वो केंद्र सरकार को तो ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर हालात बिगड़ जाएंगे 5.5 लाख केस हो जाएंगे और 5,000 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हैं और खुद जाके घर से भी नहीं निकले। गृह मंत्री अमित शाह जी ने 14 जून को जब मोर्चा संभाला, इंटरवीन किया और जब वो एलएनजेपी हॉस्पिटल गए, एलएनजेपी हॉस्पिटल में जाने वाले कोई अगर पहला कोई हमारा नेता है तो वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। और उसके बाद ये जो डर और भय का वातावरण है जो पूरी दिल्ली में समाप्त हुआ है, चाहे सरदार पटेल कोविड केयर हॉस्पिटल के रूप में इतनी बड़ी उपलब्धि लोगों के अंदर, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेड मिले, वेंटिलेटर मिले, ऑक्सीमीटर मिले, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कराने का काम वो केंद्र सरकार ने किया है। और आज ये दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कौन से मॉडल की बात कर रहे हो आप उस मॉडल की बात कर रहे हो जो 14 जून से पहले एलएनजेपी हॉस्पिटल में दिख रहा था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल झूठे हैं, लोगों को उन्होंने डराने का काम किया है। अमित शाह ने लोगों के अंदर से वो डर खत्म करने का काम किया। टोटल एक्टिव केस हुए थे, टोटल अगर हम करें, और 10,745 आज की डेट में है, तो वास्तव में दिल्ली मॉडल जो अमित शाह जी के इंटरवीन करने के बाद जो दिल्ली में लोगों के अंदर डर और भय समाप्त हुआ है, उसमें दिल्ली सरकार अगर सही से काम करती, अगर लोगों के अंदर वास्तव में उनके काम करने की इच्छा होती तो वो घर से बाहर निकलते, वो विज्ञापन नहीं देते, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और केंद्र सरकार ने पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ दिल्ली के लोगों को जान बचाने के लिए काम किया है और आज मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं, उनको धन्यवाद भी कर सकता हूं।
दरअसल केजरीवाल सरकार ने कुछ दिनों पहले कहा था कि दिल्ली में 1 महीने बाद कोरोना मरीजों की संख्या में काफी इजाफा होगा और दिल्ली के लोगों को काफी बेडों की जरूरत होगी, जिसके बाद अमित शाह ने लगातार बैठकें करने के बाद दिल्ली में तैयारियां तेज की थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज दिल्ली में हालात देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी बेहतर है। तो अब बात करते हैं रामनगरी अयोध्या की, जहां पर भूमि पूजन की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। सुरक्षा के इंतजाम भी काफी पुख्ता कर दिए गए हैं और सौंदर्यीकरण का कार्य भी प्रगति पर है। देखिए यह रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस अवसर को विशेष बनाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। अब सबकी निगाहें अयोध्या नगरी पर है। वहीं अयोध्या में सभी मुख्य स्थानों को सजाया संवारा जा रहा है। मरम्मत, रंग रोगन और सजाने का काम जारी है। धार्मिक नगरी को सुंदर बनाया जा रहा है। सरयू नदी के घाटों को साफ करने और सौंदर्यीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है। अनुमान के मुताबिक मंदिर बनने के दौरान और इसके पूरा होने के बाद यहाँ पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। राम की नगरी अयोध्या में राम को स्थायी मंदिर मिलने के साथ ही लोगों के अस्थायी कारोबार बढ़ने की उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है। अयोध्या नगरी में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। अयोध्या के सभी प्रवेश मार्गों पर तैनात पुलिसकर्मी सतर्क है। वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। साउथ दिल्ली में प्रोफेशनल टैक्स को लेकर बीजेपी को कांग्रेस और आप ने चौतरफा घेर लिया है। कुछ दिनों पहले इसी के खिलाफ आप ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया था, तो आज शुक्रवार को कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोला। देखिए रिपोर्ट। साउथ दिल्ली नगर निगम द्वारा नए प्रोफेशनल टैक्स लागू करने और कई पुराने टैक्स बढ़ाए जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस भी सड़क पर उतर आई है। शुक्रवार को दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रोफेशनल टैक्स बढ़ाने को लेकर बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद अनिल चौधरी ने पुलिस पर तानाशाही का आरोप लगाया। तो पुलिस हमें जेल में डालती है। 2 दिन पहले भाजपा बिजली के दिखाव की मुद्दे पर प्रोटेस्ट करती है, यही पुलिस रेड कारपेट बिछाती है, माइक सजाती है, मंच सजाती है। ये कैसा तंत्र है, ये कैसी नीतियां हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये गौरव से नहीं लड़े। कांग्रेस का महान नेतृत्व लड़ाई लड़ता रहा। आज राहुल जी, सोनिया जी कांग्रेस का नेता सड़कों पर है। पुलिस को आगे करता है। लास्ट मुहूर्त में दे दें, हम डरने वाले नहीं। लोग की आवाज उठाएंगे। टैक्स के मुद्दे पर लड़ाई जारी है। कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान कोरोना काल में सबसे अहम बात को नजरअंदाज किया गया। हालांकि कोरोना काल में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह नजरअंदाज किया। आपको बता दें कि साउथ दिल्ली नगर निगम ने 27 जुलाई को प्रॉपर्टी ट्रांसफर ड्यूटी टैक्स बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दे दी थी। साथ ही बीजेपी शासित साउथ दिल्ली नगर निगम ने एक नया प्रोफेशनल टैक्स भी लागू कर दिया था, जिसको लेकर आप और कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में कोरोना के मामले डेली नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 55,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अब देश में कोरोना का आंकड़ा 16 लाख के पार जा चुका है। देखिए यह रिपोर्ट। भारत में शुक्रवार की सुबह एक दिन में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। शुक्रवार को पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के नए मरीजों का मामला 55,000 से ऊपर हो गया है। एक दिन में सबसे ज्यादा 55,078 नए कोविड-19 केसेस सामने आए हैं। वहीं 779 मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ ही भारत में कुल कोरोना वायरस के 16 लाख के पार पहुंच गया है। देश में अब वायरस के कुल मामले 16,38,870 हो चुके हैं। फिलहाल देश में संक्रमण के कुल सक्रिय मामले 5,45,318 हैं। इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 10,57,805 हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 37,223 लोग ठीक हुए हैं। देश का रिकवरी रेट फिलहाल 64.54% पर चल रहा है। देश में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 35,747 हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में फिलहाल 1,48,454 एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटों में इसमें 2021 नए मरीज शामिल हुए हैं। बीते 24 घंटे में राज्य में 8,860 लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली की बात करें तो यहाँ कोरोना के फिलहाल 10,743 एक्टिव मरीज हैं। कोरोना से यहां अब तक 1,19,724 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 3,936 तक जा पहुंचा है। अच्छी बात यह है कि देश भर में ठीक होने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है, जो कि राहत की खबर है।
कोरोना काल के बीच खबर अब बिहार और उत्तराखंड की है, जहां पर देश का एक बड़ा हिस्सा मौसम की मार झेल रहा है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और बिहार दोनों ही बाढ़ का सामना कर रहे हैं, जिसके चलते आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देखें ये रिपोर्ट। देश में मैदानों से लेकर पहाड़ों तक पर मौसम की मार पड़ रही है। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है, तो वहीं कई मैदानी राज्यों में बाढ़ से हाहाकार मचा है। मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, बिहार समेत कई राज्यों में 31 जुलाई को भी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, बागपत, चंदौसी, संभल, चांदपुर, अमरोहा, मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में अगले कुछ घंटों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। बिहार में बाढ़ के चलते कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सड़कों पर इतना पानी इकट्ठा हो चुका है कि लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल राज्य में राहत और बचाव का कार्य भी तेजी से चल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तेजी से काम कर रही है। वहीं उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक पहाड़ दरक रहे हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते सड़कें बह चुकी हैं। ऐसे में लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। धारचूला इलाके के एक गांव में बारिश भूस्खलन के बाद फंसे कुछ लोगों को आर्मी के जवानों ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। दरअसल इस इलाके में अचानक फ्लैश फ्लड आने के बाद लोग फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाहर निकाला गया। वहीं उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा की एक्ट्रेस संजना सांघी से आईएनएस की संवाददाता ने की कुछ खास बातचीत, जहां उन्होंने ये बताया कि उन्हें अब तक विश्वास नहीं हो पाया है कि सुशांत अब इस दुनिया में नहीं रहे। देखिए उन्होंने क्या कहा। Through your Instagram post that you keep on posting, but tell me what helps in dealing with such a big loss? You know, my Instagram posts really aren't a reflection of how I'm dealing with this. They're a reflection of me trying to be strong and me trying to be hopeful, because somewhere just putting words out there. I've done journalism as well in university, and so writing comes to me naturally. I use it also to streamline my thoughts, you know. But how I'm dealing with it personally, like on an everyday basis, is by, luckily or not, there's this film to get out there for the people. So I am transferring all of my negative energies and my negative emotions into having honest and committed conversations with people like you, and bringing this film to our audiences in the way that it deserves, you know, and converting all the grief into some kind of celebration and hope. I'm trying to. I know I'm not able to. Like, my friends are also telling me that, you know, your film is coming out. You worked so hard. Can you please give us one smile? And I'm just like, it's not coming. I can't help it right now. That's true. But how do you think that, you know, you remember Sushant as, like, how will he stay alive in your memories? You know, for me, I still am struggling with the how will you remember him, or how was he. In any of my answers, it's always present, because I'm also interacting with the film every day. So for me, it's as though I'll land in Bombay and pick up the call normally and be like, what's been up and when can we meet? You know, and to know that I don't think I fully even understand that that's not a reality right now. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.